हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्वांटम ट्यूटोरियल्स। दिस इज हिमांशु मौर्य। आज हम लोग केमिस्ट्री का 8 चैप्टर फिर से उसके तीन टॉपिक्स कंप्लीट करने वाले हैं। जो कि हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, देन हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, उसके बाद मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस लेक्चर में इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस जैसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट जो समझे थे, तो आज के लेक्चर में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो समझेंगे। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जब कोई रीजन मॉलिक्यूल के पास आता है तो पाई इलेक्ट्रॉन्स टेम्परेरी शिफ्ट हो जाता है। इससे रिएक्शन मैकेनिज्म समझने में हेल्प कर मिलती है। तो इसमें हम और भी पढ़ेंगे, जैसे हाइपर कॉन्जुगेशन। सो हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स की, इस इफेक्ट को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। और ये कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी और अल्किल जो अल्केन है और अल्केन स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करता है। उसके बाद प्यूरिफिकेशन मेथड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो स्टूडेंट, इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पूरे फॉर्म में ऑब्टेन करने के लिए डिफरेंट प्यूरिफिकेशन टेक्निक्स यूज़ की जाती है, जैसे डिस्टिलेशन, क्रिस्टलाइजेशन, देन क्रोमेटोग्राफी। तो ये टेक्निक्स लेबोरेटरी और इंडस्ट्री दोनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, चलो इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट एक टेम्पररी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है। ये इफेक्ट जो है स्टूडेंट सिर्फ उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे डबल बॉन्ड में डबल कार्बन बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड में ट्रिपल कार्बन बॉन्ड। सो वैसे ही ये इफेक्ट सिर्फ उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, एंड इट अकर्स ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड्स दैट डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, जैसे मैंने बताया अभी कि ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड जो ये इफेक्ट सिर्फ उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में होता है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे देखना कि ये कब अकर होता है। जैसे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट नॉर्मल कंडीशन में प्रेजेंट नहीं होता ना, तो ये तब अपीयर होता है जब कोई रीजेंट मॉलिक्यूल पर अटैक करता है। जैसे स्टूडेंट्स, रीजेंट आया तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, फिर उसके बाद क्या हुआ, इफेक्ट अपीयर हुआ। तो वैसे अपीयर ये तब अपीयर होता है जब कोई रीजन मॉलिक्यूल पर अटैक करता है। देन स्टूडेंट्स, मतलब इसका जो डेफिनेशन दिया है, इट इज़ द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड टू वन एटम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन अटैकिंग रीजन। सो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में मल्टीपल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली एक एटम की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं जब कोई अटैकिंग रीजन मॉलिक्यूल के पास आता है। तो स्टूडेंट, इस इफेक्ट को हम ई इफेक्ट भी कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को कर्व्ड एरो नोटेशन से शो किया जाता है। तो स्टूडेंट, कर्व्ड एरो पाए इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। देन उसके बाद यहाँ पे देखना कि जब रीजन रिमूव हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वापस नॉर्मल हो जाता है उसका। इसलिए इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट टेम्पररी इफेक्ट होता है। तो स्टूडेंट, इमेजिन करो कोई पर्सन सडनली डोर नॉक करता है। ठीक है, जस्ट इमेजिनेशन दैट कि कोई पर्सन सडनली डोर नॉक करता है तो सब लोग थोड़ी देर के लिए रिएक्ट करते हैं, फिर सब नॉर्मल हो जाते हैं। ओके, सो वैसे ही रीजन जब आता है तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होता है, देन रीजन जब चला जाता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स नॉर्मल हो जाते हैं। अब टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैटिक इफेक्ट। तो इलेक्ट्रोमैटिक इफेक्ट के दो टाइप्स होते हैं। एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैटिक इफेक्ट जो कि हमें ये बताता है कि पाई जो पाई इलेक्ट्रॉन्स उस एटम की तरफ मूव करते हैं जहां रीजन अटैच होने वाला होता है। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड के एक एटम की तरफ शिफ्ट हो जाता है। जैसे जब इलेक्ट्रोफाइल जो ई प्लस चार्ज देता है तो डबल बॉन्ड पर अटैक करता है, तो उसका जो रिजल्ट मिलता है वो क्या मिलेगा कि पाई इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक वाले एटम की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, उसके बाद और जो सेकंड पॉइंट है नेगेटिव इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। सो इसका जो चार्ज होता है
माइनस ई इफेक्ट है। सो यहाँ पे देखना कि यहाँ पे भी पाई इलेक्ट्रॉन्स उस एटम की तरफ मूव करते हैं जहाँ रीजन अटैच होने वाला होता है, सॉरी, जहाँ पे इस केस में क्या होता है कि पाई इलेक्ट्रॉन्स उस एटम से हो जाता है, यानी दूर शिफ्ट हो जाता है जहाँ पे रीजन अटैक करता है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड के अपोजिट एटम की तरफ मूव करता है। तो ये क्या होगा, जनरली न्यूक्लियोफाइल अटैक के टाइम होता है। सो स्टूडेंट्स, कभी कभी मॉलिक्यूल्स में इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट एक साथ एक्ट करता है। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं ना, तो क्या हुआ कि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है, इसलिए ई इफेक्ट डोमिनेट करता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था पहले कि डोर पुश करने वाला, तो अगर कोई बहुत ज़ोर से पुश करे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट होता है, और कोई अंदर से हल्का सा पुल करे तो इंडक्टिव इफेक्ट, यानी तो क्या हुआ कि तो पुश वाला इफेक्ट डोमिनेट करेगा। तो स्टूडेंट बिल्कुल वैसे ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होता है रिएक्शन के टाइम पे। नेक्स्ट टॉपिक इज हाइपर कॉन्जुगेशन। सो हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? हाइपर कॉन्जुगेशन एक स्टेबलाइजिंग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट होता है जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है। तो स्टूडेंट इस इफेक्ट में हम जो सिग्मा बॉन्ड है, तो जो सिग्मा है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स है वो डिलोकलाइज हो जाता है। सो स्टूडेंट उसके बाद क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइजेशन है वो हाइपर कॉन्जुगेशन में सी सी और एच बॉन्ड के सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स को नेबरिंग सिस्टम में स्प्रेड हो जाते हैं। तो ये डिलोकलाइजेशन यूजुअली तब होता है जब अल्काइल ग्रुप किसी स्पेशल सिस्टम में अटैच हो, एंड दिस अकर व्हेन अल्काइल ग्रुप इज अटैच an unsaturated system or an atom with an empty p orbital. So hyperconjugation तब होता है जब अल्काइल ग्रुप अटैच होता है। कब? जब अनसैचुरेटेड सिस्टम जैसे डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, और एम्प्टी पी ऑर्बिटल्स वाले एटम जैसे जैसे कार्बन का आयन होता है। और इस जो ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में क्या होता है स्टूडेंट्स की जो सिंगल बॉन्ड है जैसे सी और एच बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स एडजेसेंट सिस्टम में इंटरेक्ट करते हैं। नाउ important point is that कि hyperconjugation is a permanent effect. So hyperconjugation एक permanent इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, मतलब कि ये मॉलिक्यूल में हमेशा प्रेजेंट रहता है, रीजन के आने पर डिपेंड नहीं करता है। तो स्टूडेंट्स इसकी वजह से क्या हुआ कि हाइपरकॉन्जुगेशन की वजह से कार्बोकैटायन ज़्यादा स्टेबल होता है। अल्काइल्स जो होते हैं ना, वो अल्काइल्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिकोलाइज हो जाती है। सो स्टूडेंट्स, जैसे समझो एक एक्स्ट्रा सपोर्ट सिस्टम है, तो अगर एक बिल्डिंग को एक्स्ट्रा पिलर सपोर्ट कर रहा है तो बिल्डिंग ज़्यादा स्टेबल हो जाती है, राइट? तो वैसे ही हाइपर कॉन्जुगेशन में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सपोर्ट मिलता है जिसके कारण मॉलिक्यूल्स मोर स्टेबल हो जाते हैं। ना हाइपर कॉन्जुगेशन इन कार्बन कटायन। सो हाइपर कॉन्जुगेशन कार्बन कटायन को स्टेबल बनाने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसको कार्बन कटायन में पॉजिटिवली चार्ज कार्बन के पास एम्प्टी पी ऑर्बिटल होता है। यहाँ पे जैसे एग्जांपल देखना, इथाइल कटायन जो है, तो इसके पास क्या है, एम्प्टी पी ऑर्बिटल होता है। एडजेसेंट सी एच बॉन्ड जो है, सी एच बॉन्ड यानी सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो एम्प्टी होते हैं, तो वो ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करते हैं। तो इस ओवरलैप की वजह से हमें क्या मिलता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है, इलेक्ट्रॉन्स डिकोलाइजेशन होता है और पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड हो जाता है। साथ ही में कार्बोकैटायन का स्टेबल स्टेबल हो जाता है, यानी स्टेबलाइजेशन होता है। उसके बाद यहाँ पे देखना, यहाँ पे जो रूल दिया है, एक इम्पॉर्टेंट रूल है, ये बोलता है मोर अल्काइल ग्रुप एंड मोर हाइपर कॉन्जुगेशन एंड मोर स्टेबिलिटी कार्बन कटायन स्टेबल। सो ठीक है, मोर स्टेबिलिटी। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है कि क्योंकि ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होने के पर ज़्यादा सी एच बॉन्ड्स अवेलेबल होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन डिकोलाइजेशन के लिए होता है, यानी ज़्यादा अल्काइल ग्रुप होने पर ज़्यादा सी एच बॉन्ड अवेलेबल होते हैं इलेक्ट्रॉन डिकोलाइजेशन के लिए। तो उसके बाद कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी, तो कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी में क्या होता है स्टूडेंट्स की, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इंक्रीज होती है। जैसे यहाँ पे देखना कि जो मिथाइल है, मिथाइल कार्बोकैटायन जो है वो लीस्ट स्टेबल पे है,
और टेरिटरी कार्बोकैटायन यानी कि मोस्ट स्टेबल पे है। तो स्टूडेंट एक जैसे इमेजिन करो एक पर्सन को सपोर्ट मिल रहा है, अगर एक पर्सन सपोर्ट करे तो थोड़ा स्टेबल होता है, अगर उस वही पर्सन को 2-3 लोग सपोर्ट करे तो ज़्यादा स्टेबल होता है। वै तो स्टूडेंट वैसे ही ज़्यादा अल्काइल ग्रुप कार्बोकैटायन को ज़्यादा सपोर्ट देते हैं, जिस कारण से वो ज़्यादा स्टेबल होता है। सो हाइपर कॉन्जुगेशन एंड टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक इन रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखना हाइपर कॉन्जुगेशन सिर्फ कार्बोकैटायन में ही नहीं होता है, बल्कि वो अल्काइंस एंड अल्किलेरेंस में भी होता है, यानी बेंजीन प्लस अल्काइल ग्रुप होता है। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखना कि यहाँ भी जो है सिग्मा यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होता है, और जिससे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। एंड साथ ही में इसमें क्या है कि इट इज समटाइम्स कॉल्ड नो बॉन्ड रेजोनेंस। सो हाइपर कॉन्जुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ एक्चुअल में क्या होता है कि कोई न्यू बॉन्ड फॉर्म नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो है इलेक्ट्रॉन एज ए बॉन्ड शिफ्ट हो रहा होता है, एंड वो वैसे ही टाइप में बिहेव करता है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, जिसमें ऑर्गेनिक रिएक्शन में क्या होता है कि हाइपर कॉन्जुगेशन रिएक्शन मैकेनिज्म और स्टेबिलिटी को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। तो ये डिसाइड करता है कि कौन सा इंटरमीडिएट स्टेबल होगा, कौन सा प्रोडक्ट मेजर होगा। तो यहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली 4 टाइप्स के रिएक्शंस है। सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन, तो सब्स्टिट्यूएंट रिएक्शन में क्या होता है स्टूडेंट्स कि एक एटम या फिर ग्रुप एक एटम या ग्रुप को दूसरा एटम ग्रुप को रिप्लेस करता है। और एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे यहाँ पे देखना कार्बन है, तो ये डबल बॉन्ड है प्लस H2O, तो यहाँ क्या हुआ, ये सिंगल बॉन्ड। तो दो मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं इस तरीके से। देन एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी एक मॉलिक्यूल से स्मॉल मॉलिक्यूल जैसे H2O, ठीक है, और HX, तो ये रिमूव होता है और डबल बॉन्ड बन जाता है। उसके बाद रीअरेंजमेंट रिएक्शन, जिसमें क्या होता है स्टूडेंट्स की मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स और ग्रुप्स रीअरेंज होते हैं, तो वो ज़्यादा मोर स्टेबल में स्ट्रक्चर यानी मोर स्टेबल स्ट्रक्चर में फॉर्म होता है। अब यहाँ से हमारा थर्ड टॉपिक चालू होता है, मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखना कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जब अट्रैक्ट या सिंथेसिस किया जाता है तो वो पूरे फॉर्म में नहीं होता है, इसलिए हम उसे हमें प्योरीफाई करना ज़रूरी होता है। सो ये जो मेथड है, ये मेथड ज़्यादातर डिपेंड्स ऑन कौन से प्यूरिफिकेशन मेथड पे यूज़ होगा, ये डिपेंड करता है। और जैसे कंपाउंड्स की नेचर, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड एंड वोलेटाइल, तो ये इम्प्योरिटीज़ का टाइप है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कॉमन प्यूरिफिकेशन मेथड क्या होता है, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कॉमनली ये मेथड जो होते हैं यूज़फुल है, ठीक है, यानी ये यूज़ होते हैं। जैसे सप्लीमेशन, इसका मतलब क्या होता है कि सॉलिड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होता है विदाउट लिक्विड स्टेज, सो ये इम्प्योरिटीज़ इसकी नीचे रह जाती है। उसके बाद है क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन में क्या होता है, पूरे क्रिस्टल फॉर्म होते हैं और इम्प्योरिटी सॉल्यूशन में रह जाती है। देन डिस्टिलाइजेशन, तो डिस्टिलाइजेशन में क्या होता है कि डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स के बेसिस पर लिक्विड सेपरेट किए जाते हैं। आफ्टर दैट डिफरेंशिएशन एक्सट्रैक्शन, सो डिफरेंट सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर इसमें कंपाउंड सेपरेट होते हैं। देन क्रोमेटोग्राफी, तो इसमें डिफरेंट एब्जॉर्प्शन या सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर सेपरेशन होता है। अब प्योरिटी चेक, यानी प्योर कंपाउंड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो यहाँ पे स्टूडेंट्स प्योरिटी चेक यानी कैसे पता चलेगा कंपाउंड पूरे है, इसके थ्रू जैसे शार्प मेल्टिंग पॉइंट यानी सॉलिड के लिए और शार्प बॉइलिंग पॉइंट यानी लिक्विड के लिए। तो इम्प्योर कंपाउंड का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट रेंज में होता है, ठीक है। जैसे इमेजिन करो घर में राइस
यानी चावल साफ करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है उसमें कि जो पत्थर रहते हैं वो अलग करते हैं और सिर्फ क्लीन राइस रखते हैं, राइट? तो वैसे ही क्या है कि प्यूरिफिकेशन जो यूज़फुल कंपाउंड को इम्प्योरिटीज से सेपरेट करना होता है। हम इन सारे के एक-एक पॉइंट्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो है सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें सॉलिड डायरेक्टली वेपर यानी गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये लिक्विड स्टेज को स्किप करता है। जैसे कि यहाँ पे देखना सॉलिड ये डायरेक्ट क्या बनाता है? वेपर जिसमें लिक्विड नहीं होता है। ठीक है? सो उसके बाद इसको कहाँ यूज़ करना होता है? मतलब कहाँ यूज़ करना होता है? सप्लीमेशन का यूज़ जो है वो सबसे पहले सप्लीमेबल सब्सटेंस को नॉन सप्लीमेबल इम्प्योरिटीज से सेपरेट करने के लिए होता है। उसके बाद जैसे जो सब्सटेंस गैस बन जाता है तो वो ऊपर चला जाता है और जो नहीं बनता वो नीचे रह जाएगा। ठीक है ना? यहाँ पे सब्सटेंस के एग्जांपल दिए एक है नेप्थेलिन देन कैम्फोर। सो नेप्थेलिन यानी नेप्थेलिन और कैम्फोर है। तो स्टूडेंट्स ये प्रोसेस समझो इजी वे में। कैसे कि सबसे पहले सॉलिड को हीट किया जाता है, देन वो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद वेपर ठंडा होके वापस पूरे सॉलिड प्योर सॉलिड बन जाएगा। तो इम्प्योरिटीज वही रह गई है। सो कैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कपड़ों में जो नैप्थेलिन रखते हैं तो वो धीरे धीरे गायब हो जाता है क्योंकि वो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो रहे होते हैं, जिसे हम सप्लीमेशन कहते हैं। अब क्रिस्टलाइजेशन में देखते हैं कि क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है कि उसमें जो सॉलिड को प्यूरिफाई करने का सबसे कॉमन मेथड होता है। तो स्टूडेंट्स ये जो मेथड है ये मेथड सॉल्युबिलिटी डिफरेंस पर बेस्ड होता है, जिसमें पूरे कंपाउंड पर पूरे कंपाउंड जो है उसमें पूरे कंपाउंड और इम्प्योरिटीज की सॉल्युबिलिटी अलग होती है। ठीक है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखना कि हॉट सॉल्वेंट, ठीक है, यहाँ पे हॉट सॉल्वेंट में कंपाउंड ज़्यादा सॉल्युबल होता है। ठीक है? उसके बाद वो ठंडा होने पर क्रिस्टल क्रिस्टल फॉर्म हो जाता है। उसके बाद क्या होता है स्टूडेंट्स की इम्प्योरिटीज सॉल्यूशन में वेस्ट रह जाती है। ठीक है? तो यहाँ पे एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे कैसे होता है करके। तो सबसे पहले इम्प्योर कंपाउंड जो होता है वो हॉट हो जाता है, हॉट सॉल्वेंट में डिज़ोल्व करना पड़ता है। उसके बाद क्या होता है कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना पड़ता है। देन सॉल्यूशन को एकदम ठंडा होने देना पड़ता है। ठीक है? और पूरे क्रिस्टल को फॉर्म पूरे क्रिस्टल्स फॉर्म में होंगे। देन क्रिस्टल को फिल्टर्ड करके अलग करना पड़ता है। तो इसके बाद क्या हुआ कि ये जो एक्टिवेटेड चारकोल है वो यूज़ होता है, फिर कलर्ड इम्प्योरिटीज रिमूव कर देता है। ठीक है? तो इससे हमें क्या मिलता है कि इससे हमें पूरे शाइनी और क्रिस्टल मिलते हैं। ठीक है? और इम्प्योरिटी सॉल्यूशन में रह जाती है। तो स्टूडेंट्स जैसे अगर शुगर है, जैसे चीनी है, चीनी का पानी, तो जैसे गर्म पानी में शुगर डिज़ोल्व हो जाती है तो ठंडा होने पर वो क्रिस्टल बनने लगते हैं, राइट? तो यही क्रिस्टलाइजेशन हम डेली लाइफ में यूज़ भी करते हैं ऐसे ही। सो डिस्टिलेशन एक मेथड है जिसमें हम लिक्विड, ठीक है, तो लिक्विड को उनके बॉइलिंग बॉइलिंग पॉइंट्स के बेसिस पर सेपरेट किया जाता है। उसमें क्या होता है, इसमें एक मेन प्रिंसिपल है यानी एक मेन आइडिया है कि क्या है जिसमें जिसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो वेपर बनेगा बाद में। तो जैसे लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड है तो पहले वेपोराइज होगा, और इफ़ हाई बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड है तो बाद में हो जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानेंगे कैसा होता है। सबसे पहला जो है कि लिक्विड मिक्सचर को हीट करना पड़ता है, देन लो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड वेपर बनेगा। उसके बाद क्या होगा कि जो
वेपर है वो कंडेंसर में ठंडा होगा, राइट। देन लिक्विड, देन क्या हो जाएगा, जो वेपर है वो वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और अलग साथ ही में क्या होगा कि अलग कंटेनर में कलेक्ट करना पड़ता है उसको। सो यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है कि क्लोरोफॉर्म एंड एलिनाइन सेपरेशन, सो इन दोनों को बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस सेपरेट किया जाता है। तो स्टूडेंट जैसे पानी बॉईल करते हैं, तो पानी बॉईल करते वक्त स्टीम बनती है, तो अगर उस स्टीम को ठंडा करे तो वापस वो पूरे वाटर में मिलता है, राइट। तो यही कॉन्सेप्ट जो है डिस्टिलेशन का है। सो एज वेयर इट इज़ यूज, कभी सोचा है ये कहाँ यूज़ होता है? जैसे पेट्रोल रिफाइनिंग, अल्कोहल प्यूरिफिकेशन और वाटर प्यूरिफिकेशन में। ना टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन, तो टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन में क्या होता है, सबसे पहले कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ठीक है। यहाँ पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज़ होता है जब लिक्विड के बॉइलिंग पॉइंट बहुत क्लोज होते हैं। जैसे समझो कि सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेशन मुश्किल होता है, यानी हार्ड होता है, तो इसलिए यूज़ होता है तो फ्रैक्शनलेटिंग कॉलम में हो, क्योंकि ये मल्टीपल कंडेंशन वेपराइजेशन साइकिल से क्रिएट होता है ना। जैसे ठीक है, उसके बाद वो किस वे में, कौन से वे में वो प्रोसेस होता है, जैसे सबसे पहले क्या होता है उसमें कि मिक्सचर को हीट करना पड़ता है, उसके बाद वेपर्स कॉलम में ऊपर आ जाते हैं, तो डिफरेंट लेवल पर कंडेंस होते हैं एंड अलग अलग फ्रैक्शनल कलेक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि पेट्रोलियम, ठीक है, यहाँ पे पेट्रोलियम रिफाइनिंग का एग्जांपल दिया है। जैसे पेट्रोल, डीजल और केरोसिन सब इसी मेथड से अलग किए जाते हैं, राइट। सो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखना कि कॉलम जैसे कॉलम एक फिल्टर की तरह काम करता है, जो लिक्विड को उनके बॉइलिंग पॉइंट के हिसाब से जो सॉर्ट करता है, ठीक है, मैंने बॉइलिंग पॉइंट के तरीके से वो सॉर्ट करता है। उसके बाद यहाँ पे सेकंड पॉइंट क्या होता है, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। सो यहाँ पे देखना कि जो वैक्यूम डिस्टिलेशन है, तो वैक्यूम डिस्टिलेशन यूज होता है जब बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, तो ये कंपाउंड जो है वो हीट से डिकम्पोज हो जाता है। जैसे क्या होता है कि प्रेशर कम करने से बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, मतलब हाई बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड भी लो टेम्परेचर पर बॉयल कर सकते हैं। तो उसके यूज़ करने का तरीका कैसा होता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हीट सेंसिटिव होते हैं और हेवी ऑयल्स होते हैं एंड फार्मास्यूटिकल में होते हैं। जैसे स्टूडेंट्स एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं कि प्रेशर कुकर, जो घर में प्रेशर कुकर होता है, तो प्रेशर कुकर बढ़ने से जो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है, तो यहाँ ठीक है, प्रेशर कुकर की स्पीड यानी हीट बढ़ाने से बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। बट इस केस में कैसा होता है कि यहाँ उल्टा होता है, प्रेशर कुकर यानी जो प्रेशर होता है, यानी प्रेशर कम करे तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, राइट। तो स्टूडेंट्स, पेट्रोल रिफाइनरी में इतने सारे प्रोडक्ट्स एक ही क्रूड ऑयल से कैसे मिलते हैं? क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मैजिक है, उसके थ्रू होता है। नाउ स्टीम डिस्टिलेशन, सो स्टूडेंट्स, ये यूज़ होता है उन सब्सटेंस के लिए जो स्टीम जो है, स्टीम वोलेटाइल सब्सटेंस होता है और वाटर में डिज़ोल्व नहीं होता है, तो ये इमिजिबल होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखना कि सबसे पहले कि जो मिक्सचर तब बॉईल करता है टोटल वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो यहाँ दोनों जो है वाटर प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड, तो स्टूडेंट वाटर प्लस ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलकर प्रेशर बनाते हैं, तो इसलिए क्या होता है कि इस कंपाउंड जो कंपाउंड, इसलिए जो कंपाउंड है वो लो टेम्परेचर पर ही बॉईल हो जाता है। जैसे जैसे स्टूडेंट यहाँ पे देखना कि स्टीम पास करते हैं तो मिक्सचर में, और सब्सटेंस और वाटर दोनों वेपर बन जाते हैं, तो स्टूडेंट्स वेपर कंडेंसर में ठंडे होते हैं, राइट। तो लिक्विड अलग हो जाता है, तो क्या होगा, वो वाटर और ऑर्गेनिक लेयर होते हैं फॉर्म। देन यहाँ पे एग्जांपल दिया है सेपरेशन ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम वाटर। सो एल्युमिनियम को वाटर से सेपरेट करने के लिए यूज़ होता है। तो जैसे एक एसेंशियल ऑयल्स एक्सट्रैक्शन, यानी क्या है वो, परफ्यूम।
तो स्टूडेंट्स फूल या प्लांट से फ्रेग्रेंस निकलने के लिए स्टीम डिस्टिलेशन यूज होता है। अब क्यों होता है? क्योंकि अ, अब ये जो इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि हीट सेंसिटिव कंपाउंड सेफ रहता है, लो टेम्परेचर पर सेपरेशन पॉसिबल होता है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये बहुत यूजफुल होता है। ठीक है? तो जब डायरेक्ट हीट से कंपाउंड खराब हो सकता है, तब हम स्टीम की हेल्प से उसको सेफली निकालते हैं। Now, differential extraction, that is used when an organic compound is present in aqueous solution. So ये कब यूज होता है? जब ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर यानी एक्वायस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होता है और हमें उसे अलग करना पड़ता है। कैसे? कि जैसे लाइक डिजॉल्व, ठीक है? तो ऑर्गेनिक कंपाउंड ज़्यादा सॉल्युबल होता है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में और वाटर में कम सॉल्युबल होता है। तो स्टूडेंट इसलिए वो ऑर्गेनिक लेयर में शिफ्ट हो जाता है। तो यहाँ पे इसका जो प्रोसेस दिया है स्टेप बाय स्टेप वो देखेंगे कि सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि एक्वायस सॉल्यूशन को सेपरेटली फाइनल में लेना पड़ता है। उसके बाद उसके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में लाइक अदर ऐड करना पड़ता है और शेक करना पड़ता है, तो कंपाउंड ट्रांसफ़र हो जाएगा ऑर्गेनिक लेयर में। उसके बाद दोनों लेयर्स अलग हो जाती है, तो लेयर्स को सेपरेट करना पड़ता है। ठीक है? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पॉइंट नोटिस करना कि 2 लेयर्स बनती है। तो अपर लेयर जो है, अपर लेयर में ऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूजुअली लाइटर होता है और लोअर लेयर में क्या होता है? एक्वस लेयर होता है। तो वो इट डिपेंड्स ऑन डेंसिटी। सो स्टूडेंट्स, सोचो तुम अगर चाय से इलायची का फ्लेवर अलग करना चाहते हो, तो क्या करना पड़ेगा? तुम एक ऐसा लिक्विड यूज़ करोगे जिसमें फ्लेवर ज़्यादा डिज़ॉल्व हो या फिर सेम ठीक है? तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज़ होता है। ठीक है? तो स्टूडेंट्स, एफिशिएंट एफिशिएंट सेपरेशन मेथड ज़रूरी होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री लैब में वो वेरी कॉमन होता है। ठीक है? और प्यूरिफिकेशन का इम्पोर्टेंट स्टेप होता है, जिसके कारण क्या होता है स्टूडेंट्स की कंपाउंड वाटर में फँसा हुआ जो है, हम उसे एक बेटर होम देते हैं। तो उसे क्या है? ऑर्गेनिक सॉल्वेंट कहते हैं। अब हमारी लास्ट स्लाइड में क्रोमेटोग्राफी। तो स्टूडेंट्स, क्रोमेटोग्राफी एक टेक्निक है जो यूज़ होती है मिक्सचर कंपाउंड एंड चेक पॉइंट प्योरिटी। तो मिक्सचर के कंपाउंड्स जो कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए होता है और कंपाउंड की प्योरिटी चेक करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, दैट इज बेस्ड ऑन एड्सॉर्प्शन एंड पार्शियन पार्शियन। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एड्सॉर्प्शन जिसमें सरफेस पर आ, उसको स्टिक करना होता है, ठीक है? और पार्टीशन ऑफ कंपाउंड जिसमें दो फेसेस के बीच डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ता है, यानी डिफरेंट कंपाउंड्स का अट्रैक्शन अलग होता है, इसलिए वो अलग अलग स्पीड से मूव करते हैं। अब यहाँ पे फेसेस देखना कि क्या है कि स्टूडेंट्स यहाँ पे स्टेशनरी फेस, जिसमें स्टेशनरी फेस में क्या होता है कि जो सॉलिड या लिक्विड होती है ना, तो सॉलिड और लिक्विड क्या होते हैं? फिक्स्ड रहती है और वो मूव नहीं करती है। ठीक है? और मोबाइल फेस में क्या होता है? मोबाइल फेस में जो सॉल्वेंट सॉल्वेंट या गैस होता है, तो वो क्या होता है? वो मूव करता है और कंपाउंड को ले जाता है। देन यहाँ पे टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी है। तो मेन टाइप्स जो है एग्जाम में आते हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे देखना कि कॉलम क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि कॉलम यूज होता है। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि प्लेट पर सेपरेशन होता है। एंड उसके बाद पेपर क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि पेपर स्ट्रिप पर सेपरेशन आता है, राइट? तो स्टूडेंट जैसे स्केच पेन जो है, स्केच पेन इंक एक्सपेरिमेंट जो है, जैसे पेपर पर इंक का डॉट लगाते हैं तो वाटर पास करना पड़ता है। ठीक है? जैसे डिफरेंट कलर अलग अलग स्पीड से ऊपर चढ़ते हैं, तो सेम कॉन्सेप्ट क्रोमेटोग्राफी है। सो व्हाई इट इज़ इम्पोर्टेंट? कॉज कॉम्प्लेक्स मिक्सचर सेपरेट करने के लिए होता है और प्योरिटी चेक करने के लिए होता है, स्पेशली थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में। और रिसर्च एंड लैब में वो ज़्यादा यूज़फुल होता है। तो स्टूडेंट्स, सब कंपाउंड एक जैसे नहीं बिहेव करते, तो इसी डिफरेंस को यूज़ करके हम उसको ईजिली सेपरेट कर देते हैं।